और चलिए आगे बढ़ेंगे बात अब बांग्लादेश की कर लेते हैं, जहां पर शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद जो हालात बेकाबू हुए वो दोबारा पटरी पर नहीं लौट सके और हिंदुओं और उनके धार्मिक प्रतीकों पर हमले अभी भी लगातार जारी हैं। बांग्लादेश की जो तत्काल सरकार है, अंतरिम सरकार, वो हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। बांग्लादेश सरकार के दावे ध्वस्त, नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नौकरी से लेकर जायदाद पर खतरा बरकरार। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री यूनुस के उन दावों की पोल खुल रही है जिसमें वो वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी क्रम में एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश के कुश्तिया जिले से सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने न सिर्फ हिंदू मंदिर को तोड़ा, बल्कि भीड़ ने मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया। यहाँ ये जानना अहम है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते अचानक शांत पड़े बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहाँ के राजनीतिक हालात है, जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों की सत्ता में दखल सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। जमाते इस्लामी हिंदुओं को निशाना बनाता है। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना इसके पीछे मकसद है और मुस्लिम वोटर्स को बांग्लादेश सरकार ने छूट दी है। राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करवाती है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ऐसे बिगड़े हैं हालात कि सुधरने का अब नाम नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं। बीते दिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने न सिर्फ ढाका कॉलेज पर हमला किया, बल्कि अंदर बने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। अंतरिम सरकार मुकदर्शक बनी हुई है, ना तो मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके पीछे बांग्लादेश घटती हिंदुओं की आबादी है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 7.9 लाख %, ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना की बात करें तो 20 लाख है, सिलहट में 13 लाख तो चटगांव में 20 लाख। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट किया था ताकि वो सुरक्षित और शांति से रह सके। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई न होने और आरोपियों को सजा नहीं मिलने के चलते कई कट्टरपंथी संगठनों के हौसले बढ़ रहे हैं। यूरोप सरकार अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको कोलकाता से बताते हैं, जहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोलकाता पुलिस ने लाठियां बरसाई। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे इन लोगों पर लाठियां बरसाई गई। ये लोग बारिश में, इस बरसात के मौसम में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की मुहिम का हिस्सा बन रहे थे, मांग कर रहे थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन कैसे देखिए, महिला को खदेड़ा जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए, ये महिलाएं देखिए मिलकर एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, नारेबाजी लगा रही थी, लेकिन इनको खदेड़ते हुए पुलिस अपनी गाड़ी में ले जाती है। ये वही कोलकाता पुलिस है जो एक महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर होने के बाद मौके पर एफआईआर नहीं लिखती है, उसके परिवार को 3 घंटे तक उसके मिलने नहीं दिया जाता है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है और एक मर्डर को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास करती है। वही कोलकाता पुलिस आप देखिए, जो सड़क पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसा रही है। छात्रों की आवाज आखिर कौन दबा रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये छात्र देखिए सारा कामकाज छोड़कर इंसाफ के लिए सड़कों पर आते हैं और इन पर लाठियां बरसाई जाती हैं।
इस वक्त हम कोलकाता की सड़कों पर मौजूद है और तस्वीरें आप देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर है। जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी को यहाँ से जो हटाया जा रहा है। सामने आप देखेंगे कि तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों के हाथ में आप लाठी डंडा और जो शील्ड है वो आप इनके हाथ में देखेंगे। हालांकि जब प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे थे तो उनको यहाँ से खदेड़ा भी गया है और तस्वीरें मैं आपको आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको तस्वीरें आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है और पुलिस उन लोगों को लगातार आगे देख रहे हैं कि आगे जाने के लिए बोला जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर है और नारेबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कैसे जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को किसी भी तरीके से बल प्रयोग पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज, आप लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है। दो हम लोग कार्यकर्ता को अरेस्ट किया है। उससे ज्यादा क्या कर सकते? जब वो बहन का बलात्कार हो रहा था, खून हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे? हम स्टूडेंट, हम लोग रास्ते में उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही हम लोग को एम्पावर कर रहे हैं क्या बोल रही है वो? लाठीचार्ज हुआ आप लोगों के ऊपर? हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस जो बलात्कारी है उसको नहीं रोका, जो आज प्रतिवाद प्रोटेस्ट कर रहा है उसको रोक रहा है। पुलिस लगातार इन सभी लोगों को खदेड़ रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों को जो है वो खदेड़ रहे हैं और लोगों को यहाँ से जाने के लिए साफ तौर पर बोला जा रहा है। क्या लाठीचार्ज हुआ आप लोगों के ऊपर? लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है हम लोगों के ऊपर। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? हम लोग शास्त्र भवन में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने हम लोगों को मुख में रोक दिया। उसके बाद लाठीचार्ज किया। तो ये लोग आगे प्रोटेस्ट करते हुए जाना चाह रहे थे। नहीं मिलेगा, एबीवीपी मैदान नहीं छोड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा एबीवीपी मैदान नहीं छोड़ेगा। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इसी को लेकर तमाम नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और साफ तौर पर कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो कोलकाता में ये जो घटना हुई है उसको लेकर सड़कों पर लोग लगातार नजर आ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई की और बंगाल सरकार से वो जरूरी सवाल पूछे जिसको लेकर लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रश्न पूछे गए कि आखिर इतने बड़े स्तर की लापरवाही कैसे हुई। बंगाल सरकार से, बंगाल पुलिस से इसको लेकर फटकार भी लगाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में हुए रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाटदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए बंगाल की प्रशासन व्यवस्था को लेकर भी कई सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वारदात के बाद एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों की गई? क्यों पीड़िता के माता को देर से सूचना दी गई? क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को सरकार ने क्यों नहीं संभाला? पीड़िता की पहचान को कैसे उजागर होने दिया गया? इतना ही नहीं, वारदात के बाद एफआईआर में हुई देरी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई? जिसका जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने बताया कि रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर वारदात के इतने घंटों बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों एफआईआर दर्ज होने में इतनी देरी हो गई? यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार ने अब तक प्रिंसिपल संदीप घोष पर कार्रवाई की है। जब प्रिंसिपल खुद इस मामले में संदिग्ध है तो कैसे उसको तुरंत दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया? इतना ही नहीं, जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया वहां रेनोवेशन का काम कैसे किया जा रहा था? कैसे हजारों लोगों की भीड़ को मेडिकल कॉलेज के अंदर आने दिया गया? इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए एक 8 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो मामले की जांच करके 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 दिन के अंदर जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी और बंगाल सरकार से अस्पताल में हुए हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगकर 22 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।